एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर हमारा 8 है, साइंस 9.8 और उसमें हम लोग देख रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और कैसे हम लोग इंग्लिश में कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो पहले बताया गया है कि मोशन कैसे होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, पुशिंग, पुलिंग या हिटिंग, ये फोर्स होते हैं। उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बताया गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फ्रिक्शनल फोर्स के, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बेसिक चीज़ आती है या पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ सकता है वो आ सकता है व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग इसी को पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है पहला, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ सकता है। हो सकता है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अलग अलग तरह से आ सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा और ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो एक ही क्वेश्चन है, आंसर एक ही है, पर इसके क्वेश्चंस अलग अलग तरह से लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ क्या है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से थोड़ा आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़, हम लोग इज़ आते थे पीछे घूम के, पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, मतलब वो ये कहता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा। एन ऑब्जेक्ट remains an object remains in a state of rest, in a state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो यूनिफॉर्म वर्ड हम लोग ऐड कर देंगे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि अगर सर्कुलर या कर्व पाथ हमारा होता है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है चेंज ऑफ डायरेक्शन के कारण। तो अभी हमें बस इतना समझना है कि ये स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस द स्टेट, ठीक है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, इसको थोड़ा सिंपल हम लोग कर सकते हैं, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज द स्टेट। तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है तब तक वो अपने स्टेट में रहेगा रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। अब जैसे एनसीईआरटी में कंपेल्ड वर्ड का यूज़ किया गया है कि यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। तो अलग अलग तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया वही टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो अपना स्टेट चेंज ना करे, ठीक है।
तो इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है। तो कुछ लैंग्वेज है इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज, उसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? Inertia is the tendency of an object, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी of an object, tendency of an object to stay at rest, to stay at rest or keep moving। तो ये सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही रहे, ठीक है, और वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है टू स्टे एट रेस्ट, रेस्ट में रहने या ठहरने के लिए, और कीप मूविंग, मूव करते जाने के लिए। तो जो टेंडेंसी होती है उसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं। अब उसके बाद इनर्शिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होते हैं कि जब कोई बस मूव करती है सडनली, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। और उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि जब कोई बस अचानक रुक जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये इनर्शिया से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप इसका लैंग्वेज देख सकते हैं। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास फिर आता है इनर्शिया और मास, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। इसका एक और डेफिनेशन है कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब मास, इनर्शिया को कैसे हम लोग मेजर करते हैं? तो इनर्शिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास, मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसमें इनर्शिया ज़्यादा है, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे एक स्टोन में और एक फेदर में इनर्शिया किसका ज़्यादा है? तो स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ज़्यादा मास के कारण। 5 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपी कॉइन, 5 रुपये का सिक्का है और 1 रुपीज़ का सिक्का है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा है? 5 रुपये वाले का या फिर 1 रुपीज़ वाले का? थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। मतलब सेम साइज़ भी अगर हम लोग देखें, हल्का बड़ा भी, पर ये थिन होता है, पतला होता है, मोटा होता है, तो इसका मास ज़्यादा होता है, मोर मास। तो इसका मास थोड़ा ज़्यादा होता है, चाहे इसका साइज़ सेम भी हो या 1 थोड़ा बड़ा भी दिख सकता है, पर ये मोटा ज़्यादा होता है तो इसका वज़न ज़्यादा है, तो मास इसका ज़्यादा है, इसका लेस मास होगा। तो जो इसका है, इसका जो इनर्शिया होता है, इसका इनर्शिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 1 रुपी कॉइन। फिर कुछ क्वेश्चंस वही आते हैं कि वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ये सब कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। इनर्शिया में एक और क्वेश्चन है कि ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होता है कि एक साइकिल का इनर्शिया ज़्यादा होता है? तो ट्रेन का मास ज़्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है। इसको आप कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट what is the statement of second law of motion? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है या फिर उसका स्टेटमेंट क्या है? तो इसको हम लोग देखते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आंसर, तो यहां से हम लोग लेंगे द
स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, या द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट। तो द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन is that the change in momentum of an object is that the change in momentum of an object, ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज होता है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स या द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, proportional to the applied unbalanced, या आप सिंपल में फोर्स भी लिख सकते हैं, applied unbalanced force in the direction of force। ठीक, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है, तो इन द तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसकी तरफ होता है? फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है उसी डायरेक्शन में। तो द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज दैट द, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन से हमने लिया। चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पर जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड फोर्स के, अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उसके बाद एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, जब F = ma हम लोग डिराइव करते हैं इस स्टेटमेंट से, है ना, उसको आप देख सकते हैं NCERT में वो है। तो हमारा जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो फॉर्म यूज़ करते हैं सेकेंड लॉ का, वो हम लोग करते हैं F = ma, जो हम लोग डिराइव करते हैं इस स्टेटमेंट से। तो ये सब कुछ बेसिक स्टेटमेंट है जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि F = ma कैसे डिराइव होता है, पर अभी हम लोग वो नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग वो क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 4 होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या होगा? तो क्वेश्चन 4 हम लोग देखते हैं। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, विच वुड require a greater force। ठीक है, तो ग्रेटर फोर्स किस में लगेगा? एक्सेलरेटिंग a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा? हमें पता है अगर फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा, तो किसमें फोर्स ज़्यादा है? तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? तो हमारे पास सबसे पहले एक बार दिया है मास 2 kg और एक्सेलरेशन 5 दिया है, यूनिट का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बार हमारे पास मास 4 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 2 दिया है। तो किसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा? तो फोर्स = m में, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केस 1, पहला केस में हमारे पास मास कितना है? 2 kg। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मास, इसको m मान लेते हैं, ठीक है। तो मास हो गया m, या m1 मान लेते हैं, m1 = 2 kg। और उसके बाद इस मास को एक्सेलरेट करना है 5 पर, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 5, यूनिट का ध्यान रखिएगा -2। मोशन में भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब का यूनिट हमने देखा था। तो आप एक्सेलरेशन का होता है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F1 m1 a1, तो ये हो गया m1 2 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आपको ध्यान रखना है सब ऐसा ही यूनिट में हो। तो 5 2 जा 10, तो फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F1 हमारे पास 10 न्यूटन आ गया, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स हमें चाहिए 2 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो हमारे पास पहला फोर्स आ गया। क्वेश्चन में किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इसके लिए कौन सा फोर्स आया, 10 न्यूटन का। अब देखते हैं इसके लिए कौन सा फोर्स आएगा, केस 2। हम लोग देखते हैं अब केस 2। तो केस 2 हमारे पास क्या है, तो केस 2 में हमारे पास मास है 4 kg, मास बराबर हमारे पास है 4 kg, इसको हम लोग मान लेते हैं m2। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2 हमारे पास है, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, F2, तो फोर्स हो जाएगा m2 a2, बीच में इंटू होता है m2 a2। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 kg है। सब ऐसा यूनिट में है तो डायरेक्ट न्यूटन हम लोग लिख देंगे। और a2 हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 न्यूटन। तो F2 कितना आ गया हमारे पास, 8 न्यूटन आ गया। तो हम देख सकते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2, तो बस हम लोग लिख देंगे F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन 8 न्यूटन, देयरफॉर F1 इज ग्रेटर देन F2। तो ये हमारे पास पूरा हो गया है ना, तो ये हमारे पास पूरा हो गया। उसके बाद और भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चन जो बेसिक हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, पर उससे पहले अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या हो गया, स्टेट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टेट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिए गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देख सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसको पहले हम लोग इंग्लिश में देखेंगे कि क्या वो स्टेट करते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आंसर हम लोग देखते हैं पहले, तो ऐसे लिख सकते हैं द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है, स्टेट दैट टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल बोला गया, मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी एक लिख दीजिएगा। हो सकता है बोला जाए गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो आप 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पहला आता है हमारा वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन अ रोड या सिंपल वॉकिंग भी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर से ज़मीन को पीछे ढकलते हैं तो ज़मीन हमें आगे एक फोर्स लगाता है, ठीक है। तो वॉकिंग एंड ऑन अ रोड, या फिर एक होता है रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। ये भी हो सकता है गन, जैसे गन में जब हम लोग शूट करते हैं तो जब बुलेट आगे जाती है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, तो होता है रिकॉइल ऑफ द गन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिए, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा जाए। तो एक बार हम लोग इसको भी बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में आ गया, एक्सप्लेन द रिकॉइल ऑफ द गन। तो इसको बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो रिकॉइल ऑफ द गन है वो किस पे बेस्ड है, तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो हम लोग एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग को छोड़ के नहीं आना है, कुछ कुछ हमें लिख कर ही आना है एग्जाम में। तो आंसर में देखते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन is based on Newton's third law of motion। तो जो रिकॉइल ऑफ गन होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, थर्ड लॉ पे वो बेस्ड होता है। तो इसमें होता क्या है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द गन विच रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार मैं रफ में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको एक बार ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक गन है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास गन है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास बुलेट है, ये बुलेट हो गई। तो जब हम लोग गन को यहाँ से फायर करते हैं तो गन क्या करती है, बुलेट पे फॉरवर्ड एक डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ठीक है। तो बुलेट भी क्या करती है, गन पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये बुलेट है, बी से बुलेट और ये जी से गन, ठीक है, स्मॉल जी भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये फोर्स ऑन बुलेट हो गया, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। तो बुलेट पे फोर्स लग रहा है गन के कारण, और ये हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। कभी कभी उल्टा भी होता है, यहाँ जी लिखा रहता है तो फोर्स बाय गन ऑन बुलेट ऐसे करके, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आप चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बी जी लिखा रहता है, कभी कभी जी बी लिखा रहता है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मैं सिंपल ऐसे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि बुलेट आगे जा रही है तो बुलेट भी एक फोर्स लगेगी जिसके कारण जो गन है वो पीछे जाएगा, और इसी को बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन अ गन इज फायर्ड, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, व्हेन अ गन इज फायर्ड, जब हम लोग किसी गन को फायर करते हैं, गोली चलाते हैं, ठीक है। इट एक्सर्ट्स, इट मतलब गन, एक्सर्ट्स मतलब कह सकते हैं लगाता है, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स, आगे की तरफ फोर्स लगाता है, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, फोर्स ऑन द बुलेट। तो जो गन है वो बुलेट की तरफ फॉरवर्ड फोर्स लगाता है। द बुलेट, तो बुलेट भी एक्सर्ट्स मतलब लगाता है, द बुलेट exerts an equal and opposite force, exerts an equal and opposite force, एक equal और opposite force लगाता है बुलेट on the gun, ठीक है। गन पे equal and opposite force लगाता है which
अपोजिट फोर्स लगाता है और इसी को रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं। तो एक सिंपल लाइन लिख सकते हैं, इट इज नोन एज रिकॉइल ऑफ द। तो बहुत ही सिंपल मैंने लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आइएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट हमारा बस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक बार हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक बार देख लेते हैं होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो सेकेंड लॉ में भी हमने मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, शायद 6 क्वेश्चन था, बाकी आप देख लीजिएगा नंबरिंग में। तो हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है, 2 बॉल है ना, वो एक बार टकराती हैं, ठीक है, फिर कोलिजन के बाद, तो ऐसे करके डायग्राम से समझाया भी गया है। तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लॉ देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर इसकी जगह हम लोग स्टेट्स लिख सकते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट the law of conservation of momentum states that the total momentum, जैसे अगर हम लोग 2 बॉल की बात करें या और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनका जो टोटल मोमेंटम होता है कोलिजन के पहले, वो टोटल मोमेंटम वही रहता है कोलिजन के बाद। तो द टोटल मोमेंटम, या हम लोग सम लिख सकते हैं, है ना, सम ज़्यादा सही रहेगा, स्टेट्स दैट द टोटल में ही सम तो आ ही गया, तो हम लोग टोटल ही करके आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम, इसी में सम आ गया है ना, तो सम करके ही टोटल किया है। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम, ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन is equal to the total momentum of the objects आफ्टर कोलिजन। तो जो टोटल मोमेंटम हमारा होता है बिफोर कोलिजन, वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। बेसिक में हमने इसको पूरा किया, इसके बाद बस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जिसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे हम लोग जब फॉरवर्ड मूव करते हैं तो फिर हम लोग जो फ्लोर है उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो फ्लोर हमारे पास आगे की तरफ फोर्स लगाता है। फिर उसके बाद जैसे अगर कोई गाड़ी रुकती है तो फिर हमारा बॉडी मूव करता है ना, कभी बैकवर्ड्स कभी फॉरवर्ड। उसके बाद सेकेंड लॉ से क्वेश्चन है F=ma, उससे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो हम लोग एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंट, सेकेंड लॉ के
केस में। तो एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन है, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन हमें बोलता है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। कांस्टेंट फोर्स acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds। आगे हम लोग बढ़ते हैं। It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second। It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second। Find the magnitude of the applied force। Find the magnitude of the applied force। तो कितना फोर्स लगा वो हमें बताना है। साथ में एक क्वेश्चन और है, नाउ इफ द फोर्स was applied for a duration of 5 seconds, was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? What would be the final velocity of the object? तो ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व क्वेश्चन है। हो सकता है अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, उसका एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैथ्स में, ज्योमेट्री में, या फिर और भी चीज़ें हम लोग सॉल्व करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका मैकेनिक्स से हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, ठीक है, या फिर और भी क्वेश्चंस हो, मोशन के क्वेश्चंस हो। तो उसमें हम लोग पहले डायग्राम से देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है, उससे अच्छे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स से बदल नहीं रहा है। मान लीजिए 5 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, 15 न्यूटन का भी, ठीक है। वेरिएबल फोर्सेस भी होते हैं, वो हम लोग 11th में देखेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स, तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और इसका मास कितना है, 5 kg। तो ये आपका 5 kg का है, 5 किलो इसका वजन है। तो 5 kg का है, तो एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए लग रहा है, ठीक है। मतलब 2 सेकेंड के लिए फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के कारण ये आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं आगे यहाँ पर बढ़ा 5 kg, अभी भी इस पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है। और 2 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ टाइमिंग कितनी है इसकी, 2 सेकेंड के लिए इस पर आपका फोर्स लग रहा है। उसके बाद क्या है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है।
फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो 3 मीटर पर सेकेंड है वो आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। मतलब जब 3 मीटर सेकेंड थे तब से हम लोग को गिनना चालू करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और 7 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमें खुद देखनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको देखेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे हो जाएगा। डिवीजन हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर u मान लेते हैं। तो u बराबर क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया फाइंड द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर मान लेते हैं फोर्स F है, तो वो कितना है। अगला है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। तो अब 5 सेकेंड के लिए अगर फोर्स लगता तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होता। तो ये सेकंड केस से पहले हम लोग पहला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग पहले केस के लिए लेंगे तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं केस 1। पहला केस हम लोग देखते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन आया था अभी 3 नंबर या 4 नंबर था, जिसमें पूछा गया था फोर्स किसका ज़्यादा है। मास एक्सेलरेशन दिया होता है एक केस के लिए, मास एक्सेलरेशन दिया होता है दूसरे केस के लिए। उसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास पहला केस है उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास केस 1 में जो इनिशियल वेलोसिटी है u, तो पहले हम लोग लिख देंगे u क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सब हम लोग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास टाइम गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग टाइम लिख लेते हैं। तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, और उसके बाद मास दिया हुआ है। तो मास इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है, 5 kg हमारे पास दिया है। मास 5 kg, हमें फोर्स निकालना है। तो लेट द फोर्स बी एफ। अब फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ऐसा क्या है जो सबको कनेक्ट करेगा। लॉज ऑफ मोशन में क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वहाँ पर ये सब था, पर यहाँ पर ऐसा कोई डिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपका फोर्स भी दिया हुआ है। तो वो जो तीन हमारे पास थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे करके, वो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं फोर्स F है, तो कौन कनेक्ट करेगा, तो F इज इक्वल टू एम ए जो था उसी से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ थोड़ी देर। तो इसके नीचे आप लिखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास F इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए। अब A क्या होता है, तो A हमारा होता है v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो v माइनस यू बाई टी, बस अब वैल्यूज पुट कर देनी है। सब देखेंगे SI यूनिट में हो, ठीक है। तो बाकी आपका जो फोर्स है वो आपका न्यूटन में आ जाएगा। तो मास हमारे पास 5 kg है, तो 5 लिख सकते हैं आप, kg भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, SI यूनिट में है तो न्यूटन आ ही जाएगा। तो y हमारा SI यूनिट में है तो 7, इनिशियल वेलोसिटी 3 डिवाइडेड बाई टाइम 2 हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 न्यूटन। तो हमारे पास वो कांस्टेंट फोर्स कितना आ गया, वो कांस्टेंट फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाउ इफ द फोर्स, तो फोर्स यही रहेगा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन ही माना जाएगा। इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, तो अब 5 सेकेंड के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये फोर्स हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन। तो ये आप लिख सकते हैं केस 2। एक और डायग्राम बना सकते हैं, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। फोर्स हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन है, और टाइम इस बार क्या है, 5 सेकेंड है। तो 5 सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी फिर आपका 7 नहीं रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमारा मास कितना है, 5 है। अच्छा, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, मास इंटू v माइनस यू बाय टी। तो मास हमारे पास 5 है, v हमारे पास कितना है पता नहीं, और ये f हमारे पास 10 है, तो 10 लिखते हैं। सब SI यूनिट में है, तो v की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में अपने आप आ जाएगी। तो u कितना है, 3 डिवाइडेड बाई ये 5 हो गया। आप देख सकते हैं 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो कट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं।
तो 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 13, और ये अपने आप यूनिट आ जाएगा सही क्योंकि आपका सब ऐसा यूनिट में था। तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी तरह और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हमने बेसिक में 8 क्वेश्चंस किए इस वीडियो में, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो बताए। और एक आपका रीजन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू वी फॉल फॉरवर्ड, व्हाई डू वी फॉल बैकवर्ड, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार वो क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्योंकि कई बार वो जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इनर्शिया से ही रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाई डू यू fall why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backwards when it accelerates from rest, when it accelerates from rest। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक मूविंग बस है, ये बस मूव कर रही है, मान लेते हैं यहाँ पर वो स्टॉप किया अचानक, तो v इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पर जब वो स्टॉप होती है तो फिर भी हमारा बॉडी इसी डायरेक्शन में क्या होता है, बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो जैसे वो रुकती है तो हम लोग थोड़ा आगे झुक जाते हैं, ये रेस्ट पे आ जाता है, पर जो हमारी अपर बॉडी होती है वो ऐसे आगे झुक जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब लिखेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से थोड़ा सा लेंगे आंसर, व्हेन अ मूविंग बस। ठीक है, तो व्हेन अ मूविंग बस, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन बस इज मूविंग। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ इज तो है नहीं, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की जगह हम लोग को खुद से थोड़ा फॉर्म करना होता है, तो यहाँ हम लोग खुद से करेंगे। व्हेन द बस इज मूविंग, जब बस आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो व्हेन द बस इज मूविंग, व्हेन द बस इज मूविंग when the bus is moving in the forward direction, अब our body is moving in the forward direction। ठीक है, तो जब बस आगे की तरफ जाती है तो हमारी बॉडी भी आगे की तरफ मूव करती है। our body is moving in the our body is moving in the फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब है ना कि जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं टू स्टॉप। ठीक है, तो व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स को लगाया जाता है, ठीक है, जब पैर से ब्रेक्स को लगाया जाता है
द बस स्टॉप्स। तो हमारा बस क्या है, मतलब जो बस है वो स्टॉप हो जाती है, तो हमारा जो लोअर पार्ट होता है, जो कांटेक्ट होता है बस के संग, ये हिस्सा तो रुक जाता है, पर ये हिस्सा अभी भी मूव करना चाहता है इनर्शिया के कारण, ठीक है। तो द बस स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, द बस स्टॉप्स, है ना। अवर लोअर बॉडी, जो हमारे नीचे की बॉडी होती है, अवर लोअर बॉडी स्टॉप्स विद द बस। तो बस के साथ हमारी जो लोअर बॉडी है वो स्टॉप कर जाती है, बट अवर अपर बॉडी टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। बट लेकिन अवर अपर बॉडी टेंड्स टू मूव इनर्शिया के कारण अभी भी हमारी बॉडी, अपर बॉडी मूव करती रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, झुक जाते हैं। हेंस वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हेंस वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, फॉल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, एंड वी फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो फिर से जब रेस्ट से वो एक्सेलरेट करती है, ठीक है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, ये बस है, अभी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हम लोग यहाँ पर हैं। जैसे ये आगे बढ़ेगी तो हमारा पैर भी आगे बढ़ेगा, लोअर बॉडी, लेकिन जो अपर बॉडी है वो यहीं रहना चाहेगा, तो लोअर बॉडी आगे बढ़ गया, अपर बॉडी यहीं है, तो हम लोग पीछे की तरफ फॉल कर जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन द बस हमारी ये रहा, तो व्हेन द बस एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, उसी के नीचे हम लोग लिख लेंगे, मैंने यहाँ मिटा दिया। तो व्हेन द बस है ना, तो ये सब क्वेश्चंस में हम लोग ना क्वेश्चन से आंसर कैसे लिखेंगे वो आपको थोड़ा अच्छे से लॉजिक लगा के सेंटेंसेस बना के लिखना होगा। हो सकता है डायरेक्ट हमें आंसर ना मिले, कुछ कुछ करके हम लोग बना के आंसर लिखें। तो व्हेन द बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हेन द बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे हमारी अपर बॉडी रुक गई थी बस के साथ, ठीक है, वैसे इस बार हमारी जो लोअर बॉडी थी वो लोअर बॉडी रुक गई थी बस के साथ, है ना, पिछले बार में। उसी तरह इस बार हमारी लोअर बॉडी बस के संग चलने लगी, क्योंकि वही लोअर बॉडी ही कॉन्टैक्ट है, बस के संग लोअर बॉडी का ही कॉन्टैक्ट है। तो अगर बस रुकेगी तो लोअर बॉडी रुक जाएगी, अपर बॉडी चलेगी तो फॉल करेंगे फॉरवर्ड, और अगर बस चलेगी तो लोअर बॉडी भी चल जाएगी, तो अपर बॉडी जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगी। तो व्हेन द बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, our lower body moves with the bus. Our lower body moves with the bus. हमारी जो लोअर बॉडी है वो बस के संग मूव कर जाती है। our lower body moves with the bus, बट अवर अपर बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। पर हमारी जो अपर बॉडी वो रेस्ट पे रहनी चाहिए, क्योंकि शुरू में बस रेस्ट पर थी। बट अवर अपर बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, इनर्शिया के कारण, क्योंकि वो रेजिस्ट करेगी चेंज को, वो रेस्ट पे थी, रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पर ही रहनी चाहेगी, ड्यू टू इनर्शिया। हेंस वी फॉल बैकवर्ड्स, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड फॉल करते हैं। हेंस वी फॉल बैकवर्ड्स। तो
तो इसी के साथ हमने ये 9 क्वेश्चंस किए, बेसिक क्वेश्चंस थे और भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, पर हमने बेसिक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया थोड़ा लैंग्वेज को इजी करने का, आप और भी इसको इजी कर सकते हैं चाहें तो अपनी तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो चैप्टर 8 था हमारा उसको बहुत ही बेसिक में देखा। अब हम लोग इसी तरह और भी आगे साइंस 9 में क्वेश्चंस देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे और धीरे धीरे NCERT CBSE क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।